राम राम जी। सिटीजनशिप से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन तो सिंपल है, इंडियन सिटीजनशिप इज़ ग्रांटेड बाय। मैंने बोला था 2 वीडियोस हमने जो पुरानी की है सिटीजनशिप से रिलेटेड, इंडियन जो सिटीजनशिप अगर किसी को ग्रांट करनी है किसी को, तो पहले तो 2 तरीक़ों से ग्रांट हो सकती है। एक बाय रजिस्ट्रेशन और दूसरा बाय नेचुरलाइजेशन। 2 तरीक़ों से इंडियन सिटीजनशिप मिल सकती है, रजिस्ट्रेशन से, नेचुरलाइजेशन से। ठीक है, इसके अलावा बर्थ और डिसेंट हम लोगों को पता ही है, वो तो है ही। ठीक है, रजिस्ट्रेशन से किसको मिलेगी? कोई मान लो मैंने बाहर किसी लड़की बाहर फॉरेनर से किसी व्यक्ति ने शादी करी है, उसकी वाइफ को इंडिया की सिटीजनशिप चाहिए तो रजिस्ट्रेशन से मिलेगी। 7 साल का पीरियड चाहिए होता है। 7 साल तक अगर वो भारत में रहती है उसके बाद उसको रजिस्ट्रेशन के ज़रिए सिटीजनशिप मिल सकती है। नेचुरलाइजेशन के थ्रू सिटीजनशिप मिल सकती है तो अदनाम स्वामी को मिली है। अब अदनाम स्वामी ने तो किसी इंडियन से शादी करी नहीं, उसको कैसे मिलेगी? तो पिछले 14 साल में से उसके लास्ट के 12 साल देखे जाएंगे। ठीक है, जिसमें से लास्ट का 1 साल तो उसके लिए कंपलसरी है भारत में रहना। तो फिर अगर ये सब इसके अलावा और भी है कि 8th शेड्यूल में से की लैंग्वेजेस, 8th शेड्यूल जो है लैंग्वेजेस से रिलेटेड ऑफिशियल लैंग्वेज 22 लैंग्वेजेस रजिस्टर्ड है, वो 8th शेड्यूल में लिस्टेड है। तो उनमें से कम 1 लैंग्वेज आनी चाहिए उसको। ठीक है, ऐसी कुछ एक शर्तें नेचुरलाइजेशन के लिए रखी होती है। तो इनसे भारत की सिटीजनशिप को एक्वायर कर सकता है। देगा कौन? होम मिनिस्ट्री देगी। तो यही क्वेश्चन है, तो कौन देता है? द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। और किस एक्ट के तहत? अंडर सिटीजनशिप एक्ट 1955 के तहत दिया गया है। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 11 जो है वो हमारे पार्लियामेंट को ये फुल पावर देता है कि सिटीजनशिप से रिलेटेड कोई भी कानून बनाओ। ठीक है, तो कानून बनाया उसने सिटीजनशिप एक्ट 1955, जिसको उसके बाद कई बार अमेंड भी किया जा चुका है वैसे। अच्छा, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स द पार्लियामेंट टू रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजनशिप? यही जो मैंने भी बताया, आर्टिकल 11। ठीक है, फुल पावर पार्लियामेंट को देता है। विच इज़ द कम्पिटेंट बॉडी टू प्रिस्क्राइब कंडीशंस फॉर एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप? सिटीजनशिप के लिए कंडीशन कौन रखेगा? कानून जो बनाएगा वही पार्लियामेंट। ठीक है, तो क्या आंसर होगा इसका? पार्लियामेंट। विच बॉडी डिसाइड्स द कंडीशंस फॉर गेटिंग द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया? ठीक है, वही क्वेश्चन, घी जैसे एक चम्मच से निकालो या उंगली से निकालो, घी खाने से मतलब है, तो इसका आंसर भी पार्लियामेंट ही होगा। विच बॉडी डिसाइड्स द कंडीशन फॉर गेटिंग द सिटीजनशिप? और सिटीजनशिप से संबंधित सारी पावर किसके पास है? पार्लियामेंट के पास। बाई विच ऑफ द फॉलोइंग मोड्स कैन सिटीजनशिप बी एक्वायर्ड इन इंडिया? ठीक है, सोचो। तो बाय बर्थ से मिलती है, हाँ बिल्कुल मिलती है। बाय रजिस्ट्रेशन मिलती है, बिल्कुल मिलती है। बाय रिक्वेस्ट मिलती है, हाँ। बाय रिक्वेस्ट क्या बोलते हैं, बाय रिक्वेस्ट भी मिले, बाय रिक्वेस्ट मतलब नहीं, बाय रिक्वेस्ट नहीं मिलेगी ना। हाँ, ऐसे थोड़ी रिक्वेस्ट करोगे आप मिल जाएगी, आपकी कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी ना। कंडीशन क्या है? 7 साल रहो उसके लिए रजिस्ट्रेशन के लिए, और 12 साल रहो, लास्ट के 14 साल में 12 साल आप भारत में रहना चाहिए नेचुरलाइजेशन के लिए। तो आपको कुछ कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी, ना कि हाथ पैर जोड़ के मिल जाएगी आपको, है ना। तो रिक्वेस्ट नहीं होगा, हेरिडिटरी होगा। क्यों? हेरिडिटरी का मतलब क्या हुआ? डिसेंट, बाय डिसेंट जो हम लोगों ने किया था दूसरा, तो हेरिडिटरी हुई ना वो। डिसेंट मतलब मेरे मम्मी पापा या कोई पूर्वज जो मेरे इंडियन है तो मुझे मिल सकती है। बाय बर्थ, बाय डिसेंट यानी हेरिडिटरी, बाय रजिस्ट्रेशन तो है ही, इसके अलावा बाय नेचुरलाइजेशन है, और इसके अलावा इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी जो यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, तो ये 3 तो होंगे, बाय बर्थ, हेरिडिटरी और बाय रजिस्ट्रेशन। बाय रिक्वेस्ट नहीं मिलेगी, रिक्वेस्ट करने के लिए कोई लंगर थोड़ी लगा कि हाँ सिटीजनशिप दे दो किसी को। तो कौन सा आंसर होगा? 1 और 2, 1, 2 और 3, ये वाला होगा बी आंसर, है ना, ये दिया बी आंसर। अच्छा, नो पर्सन शैल बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया इफ़ ही हैज़, बताओ सोचो, लिव्ड इन ए फॉरेन कंट्री फॉर मोर देन 5 years। ये तो क्या हुआ? ये तो एनआरआई हुआ। मैंने कहा था जो 182 दिन से ज़्यादा भारत से बाहर रहता है वो एनआरआई है। 5 साल से भारत नहीं आया लड़का, है ना, जॉब करता है, लड़की भी हो सकती है, तो वो तो एनआरआई हुआ ना, उसकी सिटीजनशिप थोड़ी जाएगी कहीं। ठीक है, तो नॉन रेजिडेंशियल इंडियन हुआ वो सिटीजन होगा भारत का, तो उसकी सिटीजनशिप को कोई नुकसान नहीं है। अच्छा, बीन कन्विक्टेड फॉर अ फॉरेन कोर्ट ऑफ लॉ। अब भारत का बंदा है, बाहर गया, ठीक है, उसने चालान कट गया उसका अमेरिका में, या जेल होगी उसको, तो उसकी सिटीजनशिप थोड़ी चली जाएगी भारत की? इतना जुल्म थोड़ी करेंगे किसी के साथ, है ना। तो इससे भी नहीं जाएगी भारत की सिटीजनशिप। नो पर्सन शैल बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया इफ़ ही हैज़
वॉलंटरली एक्वायर्ड सिटीजनशिप ऑफ अनदर कंट्री, ये होगा उसका आंसर। अगर किसी ने वॉलंटरली किसी दूसरे देश की सिटीजनशिप एक्वायर कर ली है तो उसकी वो भारत का सिटीजन नहीं रहेगा, ठीक है। तो इसी आंसर होगा इसका। एक्सेप्टेड एम्प्लॉयमेंट इन अनदर कंट्री, ये तो पूरे भारत के सारे लोग, इतने सारे लोग फिर बाहर नौकरी करने जा रहे हैं, वो तो बेचारे फिर सिटीजन रहेंगे नहीं अगर ये होगा तो सिर्फ सी, वॉलंटरली एक्वायर्ड सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। कोई भी वॉलंटरली अपनी मर्जी से दूसरे देश की सिटीजनशिप को एक्वायर कर लेता है तो उसकी भारत की सिटीजनशिप क्या हो जाती थी, टर्मिनेट हो जाती थी। In which of the following articles citizenship rights of people who migrated from Pakistan to India is mentioned? आर्टिकल 6 है ये, मैंने कहा था ना आर्टिकल 5 से लेकर 8 ये बात करता है कि 1947 में क्या क्या हुआ था हमारे सिटीजनशिप में। तो पाकिस्तान से जो भारत में आके बसे थे उन लोगों के लिए क्या है, आर्टिकल 6 में उनको प्रावधान दिया गया उनकी सिटीजनशिप का। विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ सिटीजन्स ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड एज मे बी रजिस्टर्ड एज अ वोटर। अच्छा हाँ, क्या लिखा, विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ सिटीजन ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड एज मे बी रजिस्टर्ड एज अ वोटर, कि कौन जो है किस प्रकार के सिटीजन को वोटर लिस्ट में शामिल हो सकते हैं। मतलब भारत में वोट देने का अधिकार, मताधिकार किन के पास है, क्या बैंकक्रप्ट लोगों के पास है, कन्विक्टेड फॉर सर्टेन क्राइम्स ऑफ करप्शन, नॉन रेजिडेंट सिटीजन, मेंटली अनसाउंड। तो ये होगा नॉन रेजिडेंट सिटीजन के लिए, जो भारत का नॉन रेजिडेंट सिटीजन है ना वो भारत में आके वोट दे सकता है, ठीक है। ओके 180 लिखा है यहाँ पे, 182 होना चाहिए वैसे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल डिस्क्राइब इंडिया आल्सो एज भारत। अच्छा ये सिटीजनशिप से रिलेटेड नहीं है लेकिन आर्टिकल 1, ठीक है, ये मैंने किसी एक वीडियो में बताया अपनी। आर्टिकल 1 जो है वो भारत को यूनियन ऑफ इंडिया बताता है, और ये बहुत बार पूछते हैं, HPPSC का तो फेवरेट क्वेश्चन है कि आर्टिकल 1 भारत को कैसे डिस्क्राइब करता है, यूनियन ऑफ इंडिया। देखो हमारा जो भारत देश का जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो फेडरल सिस्टम पे बेस्ड है, फेडरलिज्म पे बेस्ड है, फेडरल है। कैसे पता चला हमको, क्योंकि भारत में दो प्रकार की सरकारें चल रही होती है, एक सेंटर में चल रही होती है सेंट्रल गवर्नमेंट, इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट, तो पैरेलली गवर्नमेंट। इससे पता चला हमको कि हमारे वहाँ फेडरल पॉलिटी है। और कैसे पता चला, हमारी जो सरकार वो फेडरल सिस्टम पे चलती है, हमारे वहाँ पावर की लिस्ट बनी हुई है, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट की लिस्ट और कनकरेंट लिस्ट। सेंट्रल लिस्ट पे सिर्फ सेंटर कानून बनाता है, स्टेट लिस्ट पे सिर्फ स्टेट कानून बनाते हैं, कनकरेंट लिस्ट में सेंट्रल स्टेट दोनों कानून बना सकते हैं, ठीक है। तो इससे पता चलता है भारत की पॉलिटी क्या है, फेडरलिज्म पे बेस्ड है, फेडरल स्ट्रक्चर है भारत की गवर्नमेंट का। लेकिन उसके बावजूद भी आर्टिकल 1 हमें कहता है नॉट फेडरेशन। आर्टिकल 1 हमें कैसे डिसाइन करता है, एज एन यूनियन, ठीक है, यूनियन ऑफ स्टेट डिस्क्राइब करता है। ये भीमराव अंबेडकर जी बड़े पढ़े लिखे और बड़े होनहार आदमी थे, उन्होंने बोला कि आर्टिकल 1 को हम यूनियन ऑफ स्टेट बोलेंगे, ठीक है। आर्टिकल 1 के थ्रू भारत को हम चाहे हमारे वहाँ फेडरल कैरेक्टर है लेकिन फिर भी हम यूनियन बोलेंगे, ठीक है। क्यों, उनकी मर्जी है, उनको लगा कि जो देश है वो अभी भी पाकिस्तान, देखो भारत के मुसलमान तो एक देश ले गए अपने लिए पाकिस्तान, इसके अलावा फिर कोई तमिलनाडु है, तमिल नाम पे जम्मू कश्मीर है, नॉर्थ इंडिया है, सब अपना अपना अलग मानेंगे। तो यूनियन ऑफ स्टेट बोलने से क्या हुआ कि हमारा जो भारत है वो अगर यूनियन ऑफ स्टेट्स बोलेंगे तो जो स्टेट्स हैं उनका जो क्लेम है वो कम हो जाएगा, ठीक है। एक और इसके पीछे एक और तर्क ये है कि भारत का जो भारत ने जो स्टेट्स बनाए हैं ना, भारत जो यूनियन अपने आप में पूरा भारत एक देश है। हम लोगों ने फिर भारत पहले से हमेशा से था, फिर भारत के अंदर हम लोगों ने स्टेट बनाए, कोई हिमाचल, कोई पंजाब, है ना, कोई बंगाल। तो भारत एक यूनिवर्सल एंटिटी है जो हमेशा से भारत है। हमने अपनी सहूलियत के लिए बनाए हैं स्टेट, ना कि इन स्टेट्स ने मिलकर भारत को बनाया है। अमेरिका में इसका उल्टा है, अमेरिका में कोई अमेरिका नाम की चीज़ नहीं थी, इसलिए उसका नाम क्या है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है। अमेरिका में 50 के करीब स्टेट्स हैं, तो 1774 के अराउंड क्या हुआ, ये स्टेट उस समय 50 नहीं थे, उस समय 14-15 थे, 14 कर जो वहाँ उस समय के स्टेट थे जो कि ब्रिटेन के अंडर थे, कॉलोनीज, वो इकट्ठे आए, वो बोला नहीं हमको नहीं रहना ब्रिटेन के अंदर, अब हम मिलके एक स्टेट एक देश बनाएंगे USA। तो उन्होंने नाम रख दिया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। हम सारी स्टेट्स मिलके एक देश बना रहे हैं। तो USA में क्या हुआ था, राज्यों ने मिलके देश बनाया है, इसलिए वो प्योर फेडरलिज्म है। वहाँ पे स्टेट के बाद ज़्यादा पावर होती है सेंटर के मुकाबले। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है, भारत हमेशा से था, हजारों करोड़ों सालों से भारत है, ठीक है। अगर धार्मिक वे में बोलें, अगर ऐसे नहीं तो साइंटिफिक वे में तो 5000 साल से ज़्यादा हिस्ट्री है भारत की, किसी देश की 5000 साल की ज़्यादा हिस्ट्री नहीं है। भारत एक कंटिन्यूस सिविलाइजेशन है, ठीक है। तो भारत 1947 में भी भारत ने फिर अपनी सहूलियत के लिए राज्यों को बनाया है। तो भारत अपनी सहूलियत के हिसाब से राज्यों को तोड़ मरोड़ भी सकता है इसलिए, ठीक है। आर्टिकल 3
जो है आर्टिकल 2 जो है वो ये पावर देता है सेंटर को, वो किसी भी स्टेट को तोड़ मरोड़। आर्टिकल 3 किसी भी पावर देता है सेंटर को, पार्लियामेंट को, वो किसी भी स्टेट को तोड़ मरोड़ सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए 2014 में आंध्र प्रदेश को तोड़ के तेलंगाना बना दिया था, 2 जम्मू कश्मीर को तोड़ के 2 यूनियन टेरिटरी बना दिया और 2 बना दिए वो भी, जब जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो आर्टिकल 3 ने ये पावर दी है। तो समझ गए भारत की जो स्ट्रक्चर है गवर्नेंस का और यूएसए में तभी उसका नाम यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, क्योंकि राज्यों ने मिलकर देश बनाया। भारत में देश थे, हमने अपनी सहूलियत के लिए राज्य बनाए हैं, इसलिए भारत को क्या कहते हैं, यूनियन ऑफ स्टेट। ठीक है, आर्टिकल 1। अच्छा चलो सिटीजनशिप पे आते हैं दोबारा से। इन हाउ मेनी वेज इंडियन सिटीजनशिप कैन बी एक्वायर्ड, 3, 4, 5, 6। देखो वाला बाय बर्थ था पहला, बाय डिसेंट था, ठीक है, बाय रजिस्ट्रेशन था, बाय नेचुरलाइजेशन था, 4 और 1 था अगर हम किसी पे कब्जा कर लें, भूखा नंगे पाकिस्तान पे कब्जा करके अपना बना लेंगे तो वो भी हो जाएगा, तो उनको भी अपनी सिटीजनशिप दे देंगे हम, भिखारियों को भी। तो 5 तरीके हैं टोटल। तो क्या होगा, सी बाय डिसेंट यानी कि हेरिडिटरी, बाय बर्थ यानी हेरिडिटरी कहाँ अप्लाई होता है, फॉरेन कंट्री में। मान लो मियाँ बीबी गए थे फॉरेन कंट्री, वहाँ बच्चा हो गया, उसको भारत की सिटीजन कैसे मिलेगी, क्योंकि भारत में पैदा नहीं हुआ, मिल जाएगी। क्यों, क्योंकि मियाँ बीबी दोनों भारत के होंगे तो मिल जाएगी, टेंशन नहीं। दोनों में से एक भी भारत का होगा, मियाँ बीबी दोनों में नहीं हो, दोनों में से एक भी अगर भारत का है तब भी बाय डिसेंट मिल जाएगी। ठीक है, मियाँ बीबी पति पत्नी में से एक भी अगर भारत का है तब भी उसको फॉरेन कंट्री में बच्चा पैदा करने के बाद भी उस बच्चे को भारत की सिटीजनशिप मिल जाएगी, अगर दोनों में से एक भी इंडिया का हो। बाय बर्थ, अगर भारत के अंदर कोई बच्चा पैदा होता है और वो बच्चा उस बच्चे के जो माँ बाप है अगर दोनों इंडियंस हैं तब तो क्या चाहिए, हम जैसे हम लोग के सारे हमारे दोनों माँ बाप इंडियन है तो हम तो अपने आप ही भारत के सिटीजन हो गए। दोनों अगर इंडियन नहीं है, दोनों में से कोई एक भी इंडियन होगा तो भी चलेगा। ठीक है, तो 2004 से ये कानून चला हुआ है कि माता पिता में से एक का इंडियन होना जरूरी है। भारत में पैदा हुए बच्चे को भारत की सिटीजनशिप के लिए दोनों में से, माता और पिता में से किसी एक का कम से कम इंडियन होना जरूरी है। और जो दूसरा बंदा है जो इंडियन नहीं है वो इलीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए, यानी कोई बांग्लादेशी घुसपैठिया, कोई रोहिंग्या मुसलमान, ऐसे इलीगल माइग्रेंट जो कि बिना वीज़ा के, बिना सरकार के बताए भारत में किसी नदी नाले कोने कोने से घुस के आ गए हैं। ठीक है, जैसे सीमा हैदर आई है, नेपाल से घुस के आई है भारत में, सीमा हैदर जो आजकल न्यूज़ में चली हो, पबजी वाग खेलते खेलते एक लड़के ने पटा लिया सीमा हैदर को, वो नेपाल गई, नेपाल से फिर भारत आई, तो कोई वीज़ा वूजा लेके नहीं आई, वो इलीगल आई है, इलीगल माइग्रेंट है वो। अब उसको भारत की सिटीजनशिप पहले तो ऐसे ही नहीं मिल सकती, क्यों, क्योंकि इलीगल माइग्रेंट्स के लिए अलाउड ही नहीं है। ठीक है, इलीगल माइग्रेंट्स के लिए अलाउड ही नहीं है भारत की सिटीजनशिप, उसको लीगल माइग्रेंट होना पड़ेगा। ठीक है, शादी भी कर लेगी ना उस लड़के के साथ हो तब भी वो उसको नहीं मिल सकती, क्यों, क्योंकि वो इलीगल माइग्रेंट है। या तो फिर उसको इलीगल माइग्रेंट का स्टेटस उसका रद्द करना पड़ेगा, वो सिर्फ सरकार होम मिनिस्ट्री कर सकती है, वो उसका इलीगल माइग्रेंट का स्टेटस रद्द करेंगे तब जाके 6-7 साल वो भारत में रहेगी, तब उसको बाय रजिस्ट्रेशन मिलेगी सिटीजनशिप, ये वाला ये बाय रजिस्ट्रेशन। ठीक है, अदनान सामी को कैसे मिली है, अदनान सामी को बाय नेचुरलाइजेशन। क्यों, क्योंकि वो पिछले 14 साल में उसकी हिस्ट्री देखी कि ये 12 साल कहाँ था, तो लगातार 12 साल तक वो भारत में था, और लास्ट के जो 1 साल जिसमें उसने अप्लाई किया होगा उसमें तो कहीं जाए, वो भारत में ही रहना है उसको लास्ट के 1 साल में। तो ठीक है, तो ये देख के उसको सिटीजनशिप दी है बाय नेचुरलाइजेशन। ठीक, सिक्किम के लोगों को 1975 में कैसे मिली, 1975 में जब हम लोगों ने सिक्किम पे कब्जा किया तो इनकॉर्पोरेशन और एनेक्सेशन ऑफ न्यू टेरिटरी, उसको इस मेथड से मिली। तो ये 5 तरीके हैं भारत में सिटीजनशिप को एक्वायर करने के। आगे, इन हाउ मेनी वेज इंडियन सिटीजनशिप कैन बी लॉस्ट, 3 ही तरीके हैं भाई। रिनाउंसिएशन, खुद छोड़ दी मैंने। टर्मिनेशन, ऑटोमेटिकली किसी दूसरे राज्य देश की सिटीजनशिप ली मैंने, अमेरिका की या कहीं की, मेरी भारत की चलेगी। बाय डेप्रीवेशन, सरकार ने छीन ली, वो सिर्फ 2 प्रकार के लोगों पे हो सकती है, एक जिसने रजिस्ट्रेशन से ली है और जिसने नेचुरलाइजेशन से ली है, नेचुरलाइजेशन से उसकी सिटीजनशिप सरकार छीन सकती है। क्यों, उसको पता चलता है कि इसने कोई गलत काम किया है, ठीक है, डिसलॉयल है देश के लिए, ठीक है, किसी दुश्मन के साथ मिला हुआ तो छीन लेंगे। विच टाइप ऑफ फेडरलिज्म इज सीन इन इंडिया, ये भी सिटीजनशिप से रिलेटेड नहीं है, लेकिन याद रखना ये मैं वही जो मैं समझा रहा था यार, यूएसए और इंडिया वाला। देखो यूएसए में कमिंग टुगेदर फेडरेशन है, लोग आपस में मिले फिर उन्होंने देश बनाया। भारत में क्या है, भारत में होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है, मतलब भारत पहले से था, हमने बस होल्ड किया हुआ है, लोगों को अपने साथ रखा हुआ है। ठीक है, भारत हमेशा से था, हमने अपनी सहूलियत के हिसाब से बनाया है, तो ऐसे को बोलते हैं होल्डिंग टुगेदर। हमारा होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है, और वो वाला कैसा है, कमिंग टुगेदर फेडरेशन। अच्छा, मैच द फॉलोइंग एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। एक्विजिशन ऑफ इंडियन सिटीजनशिप, अच्छा मिलाना है, ठीक है मिलाओ। एक्विजिशन ऑफ इंडियन सिटीजनशिप कैसे होगा, बताओ। बाय रजिस्ट्रेशन हो सकता है, हाँ हो सकता है। बाय डेप्रीवेशन, ये तो उसका है, सिटीजनशिप को छोड़ने का है। इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, तो ये है, एक का सी होना चाहिए, फर्स्ट का सी। ठीक है,
अच्छा, फंडामेंटल राइट्स, लॉस ऑफ इंडियन सिटीजनशिप ये है बाय डिप्रीवेशन, सेकंड का ए होना चाहिए। और थर्ड का फंडामेंटल राइट इक्वली बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये फंडामेंटल राइट है बी। ये तो फंडामेंटल राइट है ना, फंडामेंटल राइट पार्ट 3 में है। अच्छा, पार्ट 3 में, ठीक है। अच्छा, आप लोगों ने बताना अगर किसी को मन करेगा कमेंट करने का, है ना, ऐसे तो कर नहीं रहे लोग कमेंट, तो कमेंट करके बताना जो अपना ये है, क्या बोलते हैं इसको, सिटीजनशिप, ये किस पार्ट में है। बहुत फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछा जाता है, सिटीजनशिप भारत के किस पार्ट में है और कौन से आर्टिकल से लेकर कौन से आर्टिकल तक जो है वो सिटीजनशिप की बात करते हैं, ठीक है। ये जरूर आंसर करना है आप लोगों ने। फंडामेंटल राइट बी है, बी, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। ए फर्स्ट का, सी लॉस ऑफ सिटीजनशिप के बाय डेफिनेशन, फंडामेंटल इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ, आर्टिकल 14 दिया हुआ है यहाँ पे फंडामेंटल राइट का, आर्टिकल 14, तो ये फंडामेंटल राइट हुआ। अच्छा, ये एक्विजिशन ऑफ इंडियन सिटीजनशिप के तरीके, बाय बर्थ, बाय डिसेंट, बाय रजिस्ट्रेशन, बाय नेचुरलाइजेशन, बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ एनेक्सेशन ऑफ एनी टेरिटरी इन इंडियन यूनियन, ठीक है, रट्टा मार लो इनको। और लॉस ऑफ सिटीजनशिप के 3 ही तरीके हैं, रिनाउंसिएशन मतलब अपनी मर्जी से छोड़ना, डेप्रिवेशन मतलब ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाना, नहीं टर्मिनेट तो ये वाला ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाना, टर्मिनेशन। और डेप्रिवेशन क्या है, अगर किसी ने भारत की सिटीजनशिप रजिस्ट्रेशन और नेचुरलाइजेशन से ली है, अगर सरकार को उसकी गतिविधियाँ सस्पिशियस लगती है तो उसकी सिटीजनशिप को रद्द किया जा सकता है, ठीक है, तो बाय डेप्रिवेशन। अगला, फॉर्मेशन ऑफ ए न्यू स्टेट इन इंडिया इज डन बाय, ये बताओ, ये सिंपल मेजोरिटी से होता है, ठीक है। अगर नया स्टेट बनाना है ना तो ये सिंपल मेजोरिटी से होता है, आर्टिकल 3 में मैंने पहले बताया था, जैसे तेलंगाना को तोड़ा मरोड़ा, जम्मू कश्मीर को तोड़ा, ठीक है, तो आर्टिकल 3 से सिंपल मेजोरिटी से हो जाता है, ठीक है, ज़्यादा कोई टेंशन नहीं लेनी इसमें, ठीक है। तो ये हमारे सिटीजनशिप से रिलेटेड कुछ वो हुए हैं, ठीक है, एक्ट, ठीक है। अब बाकी आपने ये बताना है जो CAA है, कॉन्स्टिट्यूशनल सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है, ये कितने देशों के लिए एप्लीकेबल था, कितने देशों के सिटीजन्स के लिए एप्लीकेबल था और कौन कौन से रिलीजन के लिए था, ये भी कमेंट करके बताओ। 2 क्वेश्चन हो गए, एक रिलीजन वाला, एक देश, कितने देशों के लिए था ये, और एक मैंने पहले पूछा था, क्या पूछा था, खुद भूल गया मैं, क्या पूछा था, ठीक है, आपको याद होगा, मैं भूल गया क्या, तीसरा क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन इससे पहले पूछा था मैंने, ठीक है, उस पर भी रिप्लाई कर देना आपने, ठीक है जी।